नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आप अगर यूट्यूब देखते हैं तो मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग वो ट्रैवल ट्रैवल व्लॉगर होते हैं ना, वो भी देखते होंगे। मैं देखता हूँ, बहुत सारे देखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है देश और दुनिया के बारे में जानना, अलग-अलग देशों में के बारे में, वहाँ की कल्चर, वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की इकोनॉमी, सब के बारे में जानकारी। बहुत सारे अच्छे ट्रैवल व्लॉगर हैं जो अच्छी जानकारियाँ देते हैं, तो मैं देखता हूँ। तो आप भी देखते होंगे। लेकिन उन ट्रैवल ब्लॉगर की खासियत थी, वो आपसे आप पे खर्चा नहीं डालते। वो आप जो यूट्यूब देखते हो, आपका जो व्यूज़ होता है, उससे उनको पैसा मिलता है। और बाकी कभी-कभी वो कोई सहायता माँग लेते हैं कि भाई कोई टूर के लिए अगर पैसा कम पड़ा, तो जैसे हम भी माँगते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई अगर आप थोड़ी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो आप पे बॉन्डिंग नहीं होती कि आप ₹1 दो, ₹100 दो या ना भी दो, कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन अगर कोई ट्रैवल व्लॉगर कहे कि भाई मेरा तो शौक है घूमना, और इसके लिए आपकी जेब से सैकड़ों करोड़, 362 करोड़ रुपया छीन ले, तो क्या आप इतने महंगे ट्रैवल व्लॉगर को ये देश अफोर्ड कर सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। जिस देश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं फंड्स की कमी की वजह से, जिस देश में स्कूल की छतें गिर जाती है, बच्चे दब जाते हैं क्योंकि मरम्मत के लिए पैसा नहीं था, जिस देश में अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्टाफ नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, उस देश में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर 5 साल में 362 करोड़ रुपया खर्च होता है। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, इस सरकार का खुद का आंकड़ा है कि 2021 से आधे 2025 तक, यानी 4.5 साल में 362 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री की बाकी यात्राओं का खर्च मिला लेंगे तो शायद ये 400 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। अब इस 400 करोड़ से कितने स्कूल, कितने अस्पताल बन जाते हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए खुद। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरा 400 करोड़ वेस्ट है, नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भी गए हैं, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी भारत आते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री 130 से ज़्यादा विदेश यात्राएं कर चुके हैं 2011 से, और ये खर्चा जो है सिर्फ 5 साढ़े 4 साल का है। याद रखिएगा, खर्चा 4.5 साल का है, 2021 के बाद का। उससे पहले का जो है वो आंकड़ा नहीं है। तो उसको भी आप मिला लो तो आप खुद लगा लो कि कहाँ पहुंच गया होगा आंकड़ा। प्रधानमंत्री 130 प्लस देशों की 30 प्लस विदेश यात्राएं कर चुके हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों का अगर आप टोटल कंबाइंड करो तो शायद इतना नहीं होगा। लेकिन ये मोदी जी का शौक है, और ये शौक देश पर भारी पड़ रहा। शौक इसलिए कह रहा हूं कि याद है मोदी जी खुद कई बार कह चुके हैं कि मैं जब ना मंत्री था, ना संतरी था, ना कोई पद था, तब भी मैं कितने ही देशों में घूम चुका था। यानी उन्हें घूमने का शौक है। अब ये उनका ये घूमने का शौक अब तो कोई रोक भी नहीं सकता। अब तो प्रधानमंत्री है, वो जहां चाहें जब चाहें जा सकते हैं। लेकिन इस शौक के एवज में देश को कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। जब राष्ट्र का जो हेड है वो विदेश दौरे पे जाता है, तो कुछ चीज़ें होती है जो उस दौरे से उम्मीद रखती है कि भाई एक तो बायलैटरल ट्रेड जो सरकार के साथ होंगे जिस देश में जा रहे हैं, साथ ही वहाँ के जो उद्योगपति हैं या जो वहाँ इंडियंस रहते हैं, जो बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करना कि भारत आइए, भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत में आपके लिए बेहतरीन माहौल है। उससे क्या होता है कि देश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, एफडीआई मिलता है, और भारत में रोजगार के मौके खुलते हैं युवाओं के लिए। ये होता है विदेशी दौरों का मेन मकसद। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एफडीआई जो आ रही है सो आ रही है, उसमें भी कोई बहुत तेजी नहीं आई है। लेकिन दूसरे देशों के उद्योगपति यहाँ आने की बजाय जो यहाँ हमारे अपने उद्योगपति, करोड़पति, अरबोपति, वो देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी सरकार का आंकड़ा है कि 2018 में 1,34,561 करोड़पतियों ने देश को छोड़ा है। 2000 देश को छोड़ा नहीं, भारत की नागरिकता छोड़ी है, नागरिकता छोड़ दी है। 2019 में नागरिकता छोड़ने वाले 1,44,017, 2020 में 85,265,
2021 में 1,63,370, 2022 में 2,25,620, 2023 में 2,16,219 और 2024 में 2,06,378। इतने लोग 2018 से अब तक, ये 2018 से कहाँ आंकड़ा, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। और ये नागरिकता छोड़ने वाले कोई छोटे मोटे वो नहीं है, नौकरी करने वाले नहीं, सारे करोड़पति अरबोपति हैं। ये वो इसलिए कि अलग अलग देशों में आप किसी की नागरिकता के भी रूल पढ़ लीजिए, वहां एक बेसिक रूल आपको 98% देशों में मिलेगा कि वो उनकी एक पहली शर्त ये होती है कि यहाँ पर इतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप इतना इन्वेस्ट हमारे देश में इन्वेस्ट करोगे तो ही हम आपको अपने देश की नागरिकता या जो भी ग्रीन कार्ड, जो भी अलग अलग देश का, वो देंगे। तो इसका मतलब इन लोगों ने वहां जाके इन्वेस्ट किया होगा दूसरे देशों में, तब जाके इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी और वहां की नागरिकता ली। तो ये लोग इतना इन्वेस्ट करके वहां जा रहे हैं, भारत को छोड़ रहे हैं, तो इनको भारत में क्यों नहीं इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, क्यों कन्विंस नहीं किया गया? क्योंकि इन सब के 2-3 एक जैसे कारण हैं कि भारत में व्यापार करना आसान नहीं है, भारत में लाल फीताशाही बहुत बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गई, इस तरह की चीजें। इसका मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं वो बात सही है कि छोटे उद्योगों को यहां मारा जा रहा है और सब मिला जुला के 2-3 लोगों के हाथ में ही सारा दिया जा रहा है। ये तो वही कहानी बताती कि जो हमारे व्यापारी, हमारे जो उद्योगपति हैं, जो देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो ईज ऑफ बिजनेस का कह रहे हैं वो यही है कि भाई इन्हें कोई नहीं पूछता, हर जगह पर अडानी अंबानी घुस चुके हैं। पहले तो ये सच होता है। दूसरा यह है कि भाई प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर जो भी दावे किए जाते हैं, ये दावों को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर के लोगों को आप रोक नहीं पा रहे तो विदेश से लोगों को कैसे लाएंगे आप? ये तो खबरें उन तक भी पहुंचती होंगी। और दूसरी बात, जो विदेश से आई हुई कंपनियां भी हैं यहाँ पर, उनके साथ जो हिंदुत्व के नाम पर होता है, जो हिंदुत्व के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं, वो फिर कितने दिन और टिकेंगे? उदाहरण के तौर पे अभी केएफसी वाला केस आपने सुना होगा कि कैसे केएफसी को हिंदुत्व के नाम पर और कांवड़ के नाम पर मजबूर किया गया स्टोर पे तोड़फोड़ करके कि वो नॉन वेज ना बेचे, सिर्फ वेज बेचे। जबकि दुनिया भर में केएफसी तो ऐसा ब्रांड है जो जाना ही नॉन वेज के लिए जाता है, जिसके नाम में ही चिकन है। अब अगर ऐसे मजबूर किया जाएगा, इन लोगों को तंग किया जाएगा, तो जो आए हुए भी हैं वो भी भागेंगे, वो भी कहाँ टिकेंगे? क्योंकि जो बिजनेस करने के लिए एक ईज ऑफ बिजनेस, जिसकी मोदी जी बहुत तारीफ, बहुत बखान करते हैं, जब वो नहीं मिलेगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि फिर तो दुनिया खुली है उनके लिए। मानते हैं कि भारत बड़ा बाजार है, लेकिन बड़े बाजार की कीमत इस लेवल पे कोई नहीं चुका सकता। तो प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, घूम के आते हैं, लाते हैं ये कि हमारे देश के ही व्यापारी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और हमारा पैसा इतना खर्च हो रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इन सब दौरों में प्रधानमंत्री जी ने एक अचीवमेंट तो ज़रूर हासिल कर ली, वो है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने की, सबसे ज़्यादा पुरस्कार लेने की, सबसे ज़्यादा सम्मान लेने की। वो एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन वो रिकॉर्ड इतना महंगा होगा तो फिर इस देश को, मुझे नहीं लगता ये देश अफोर्ड कर पाएगा कि प्रधानमंत्री जी को इतना बड़ा वो मिल जाए। लेकिन क्या करें, बखान किया जाता है, हर चीज़ का बड़ा बड़ा बखान किया जाता है बीजेपी में, आपको मालूम है। झूठ हो सच हो, बखान करना जरूरी है, फेंकना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री की ही एक चेली हैं स्मृति ईरानी, वो आजकल आपको मालूम है टीवी पर बड़ी दिख रही हैं जब से वो उनकी दुकानदारी बंद हुई है। तो वो आज तक इंटरव्यू में कहती हैं कि भाई जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे, मैं छोटी थी तो जोर जोर के चिल्लाकर बाहर निकली थी और अपने पुराने घर के बता रही कि मैं चिल्लाती हुई बाहर आई थी, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी बड़ी क्रिकेट फैन हूं। लेकिन फेंकने से पहले स्मृति ईरानी ये भूल गई कि रवि शास्त्री खुद कई बार ये कह चुके हैं कि जो उन्होंने 6 छक्के मारे थे 1985 की बात है, वो किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं, रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने मारे थे। और रणजी ट्रॉफी को उस वक्त टीवी पे दिखाना तो दूर की बात, रेडियो कमेंट्री भी नहीं आती थी। तो मुझे नहीं मालूम स्मृति ईरानी ने कहाँ वो 6 छक्के मारते हुए रवि शास्त्री को देख लिया और कहाँ वो गली में आके चिल्लाने लगी। कोई फर्क नहीं पड़ता।
फेंकने की दुनिया है, फेंकते जाओ। फेंकने के कोई ना पैसे लगते हैं, ना कोई टैक्स लगता है, फेंक ही जाओ। आप लपेट ही जाओ। 11 साल से लपेट रहे हैं और लपेटते रहो। जब लपेटना आप थक जाओ, लपेटने से थक जाओ, तो फिर आपका जो हक है, जो आपके पास सबसे बड़ी पावर है वोट की, उसका इस्तेमाल कर लेना। नमस्कार।